नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी का अध्यापक वीरेंद्र देवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आज आपको क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से पाठ 12 लखनवी अंदाज यशपाल, जिसके लेखक हैं, कहानी का आज आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, क्षितिज आपकी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल हैं। ये एक कहानी है जिसमें हमारे आज़ादी से पहले जब भारत स्वाधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तब जो सामंत वर्ग थे, सामंत वर्ग कौन है? जो कि हम आज के जो कि जमींदार लगा लेते हैं, जिनके पास अंग्रेज़ों की दया दृष्टि थी, और वो लोग शोषण, मतलब एक लखनवी अंदाज, कहने का मतलब एक नवाबों वाला अंदाज हमें दिखाना, मतलब एक कहते हैं ना, जैसे भेड़ ने शेर की खाल पहन ली तो वो शेर नहीं बन जाता। इसी तरह ये लोग दिखावे की जो लेखक हैं वो इनके दिखावे पर व्यंग्य करते हैं। इस कहानी का जो आपको मैं सारांश बताऊं तो इस सारांश में ये है कि लेखक को किसी, जैसे कि आपको पता है ये कहानी है, परंतु इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने व्यंग्य किया है एक सामंती वर्ग के ऊपर। सामंत जो लोगों का शोषण करते थे और दिखावे के लिए अपना एक दिखाते थे कि हम सामंत हैं, और हम आम व्यक्ति को वो कुछ नहीं समझते थे। इसी प्रकार उनका जो रहन सहन, तौर तरीका, जिस तरह वो बात करते थे, आम व्यक्ति को कुछ नहीं समझते थे, उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। अब इस कहानी के अंतर्गत क्या रहता है? इस कहानी के अंतर्गत लेखक को किसी स्थान पर जाने के लिए स्टेशन पे गया। स्थान ज़्यादा दूर ना होने के कारण वो एक साधारण रेल के सामान्य डिब्बे में भी यात्रा कर सकता था, परंतु लेखक ने सोचा कि कहानी लिखने के लिए मुझे सामग्री मिल जाएगी। इस कारण उसने स्पेशल डब्बे के अंदर, मतलब विशेष डब्बे के अंदर अपनी टिकट को बुक करवाया, और जैसे ही वो उस रेलगाड़ी के विशिष्ट डब्बे में गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो नवाबी कपड़े पहने हुए बैठा है, और उसको देखने के लिए, मतलब उसने जब लेखक को देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी स्वतंत्रता भंग हो गई, मतलब वो लेखक को डब्बे के अंदर नहीं देखना चाहता था। लेखक ने देखा कि वह खीरे लिए बैठा है, चिकने खीरे हैं, तौलिए से उसने साफ़ किए, धोए, और उसको एक मतलब उसको क्या है, छीलने का एक ढंग था, मतलब नवाबी ढंग से उसको छील रहा है, और फिर उसमें नमक मिर्च लगा रहा है, और फिर उसको क्या करता है, खाने की बजाय उसको सूंघ कर एक टुकड़ा फेंक देता है, जैसे भी नवाबी हैं। क्या आप मानते हैं कि भूख सूंघने से जाती है? ऐसी नवाबपंथी क्या किस काम की जो हमें भूखा रहने पर मजबूर कर दे? लेखक से उसने पूछा, आप खीरा खाएंगे? और लेखक ने मना किया, और जब उसने सूंघ कर खीरे को बाहर फेंका और ढकार ली, बिना खीरा खाए ही ढकार ले रहा। देखिए, बिना खीरा खाए, मतलब कुछ खाए बिना ही आप ढकार ले रहे हो, तो उससे क्या जाहिर करना चाह रहे हो कि हम किसी के सामने खाना नहीं खाएंगे, या इस तरह से हम नवाब हैं, हमारा एक रुतबा है। इस तरह की व्यंग्य जो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सामंती वर्ग पे किया है, जो आज की संस्कृति में भी पनप रहा है। लोग दिखावे के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। आज आप देख सकते हैं कि दिखावे के लिए लोग लोन लेकर सामान लेते हैं। इस तरह हम इस कहानी के सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेखक का परिचय
लेखक का नाम यशपाल है। यशपाल जी हमारे जो है एक क्रांतिकारी भी रहे हैं, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ इन्होंने कार्य किया है। और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के पश्चात ये उनकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनका विवाह जेल में ही हुआ। ये मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित थे। अब आप देखिए मार्क्सवादी चिंतन के बारे में आपको बताता हूँ। इनको मार्क्सवादी चिंतन जो जिसके उद्भवकर्ता कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने मार्क्सवाद का एक सिद्धांत दिया जिसमें सभी को समान मानने, मतलब लेबर है, मतलब जो श्रमिक वर्ग है, और जो मालिक वर्ग है, उन दोनों का समान अधिकार होना चाहिए पैसे पे। मतलब अगर श्रमिक काम कर रहा है फैक्ट्री में और लाभ ज़्यादा कौन ले रहा है? मालिक। तो श्रमिक का भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए। इस तरह की विचारधारा इसमें रहती है। ये ईश्वर को नहीं मानते। इस तरह की विचारधाराएं इस सिद्धांत के अंतर्गत हैं। आपने देखा होगा भी जो रूस ने मार्क्सवादी, आप अपने जो हिस्ट्री की, जो आपकी इतिहास की पुस्तकों में मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा होगा। रूस काफ़ी समय तक मार्क्सवाद के अधीन, मतलब मार्क्सवाद नीतियों का पालन किया उन्होंने। अब आप देख रहे होंगे नेपाल के अंदर, वर्तमान में नेपाल के अंदर जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो भी इसी तरह की विचारधारा रखते हैं, और भारत के साथ उनके जो मनमुटाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा। तो इस तरह मार्क्सवादी चिंतन के से थोड़े प्रभावित है उस वक्त। तो सबसे पहले हम इनका जन्म के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1903, जिस वक्त भारत गुलाम था, और 1976 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म फिरोजपुर, ठीक है, छावनी। अब छावनी आप समझे, छावनी किसे कहते हैं? कैंट। जैसे अपने यहाँ अम्बाला कैंट है ना, जहाँ पर सैनिक अपना एक क्या बना देते हैं, केंद्र बना देते हैं। तो फिरोजपुर छावनी जो कि पंजाब में है, में हुआ था। आपने इस तरह लिखना है क्योंकि आपके 40 मार्क्स का 40 नंबरों का ही पेपर होगा। तो इस कारण आपको मैं जो ये पाठ करवा रहा हूँ सिर्फ आपके रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ। इसकी अगर व्याख्या होगी जब हम आमने सामने होंगे तब करेंगे अच्छी तरह से। तो इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा शुरू में गुरुकुल, देखिए गुरुकुल कांगड़ी। उसके बाद डीएवी स्कूल लाहौर में हुई, जो अब पाकिस्तान में, पहले पंजाब का हिस्सा था, मतलब भी पंजाब का है पर वो अब पाकिस्तान के अधीन है। और फिर मनोहर लाल हाई स्कूल, ठीक है, ये इनकी शिक्षा हुई। और 1921 में इन्होंने प्रथम श्रेणी से क्या मैट्रिक की शिक्षा, मतलब 10वीं पास की, जो आप हो 1921 में। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। आपने इसी तरह, अगर मैं आपको प्रश्न देता हूँ इसी तरह आपने मतलब पॉइंट्स बनाने हैं, और पॉइंट्स बना के ही लिखने हैं, क्योंकि पॉइंट्स बना के आप लिखोगे तो आपका जो प्रश्न है वो प्रभावी रहता है, जिससे कि अध्यापक को आपके जो पेपर है, जो उत्तर पुस्तिका है, उसको मूल्यांकन करने में आसानी रहती है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। आपको इस तरह मतलब आप कर सकते हो। ऐसे प्रमुख रचनाएं, इसमें सबसे पहले हम कहानी के बारे में जानेंगे, इनकी क्या क्या है। अब आप इसको जब याद करते हो, मान आप 4-5 कहानियाँ याद कर लीजिए। संग्रह मतलब कि इसमें बहुत सारी कहानियाँ हों, जैसे पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी रही है जिससे इनका यश बढ़ा, मकरेल। कहानी है वो, संग्रह नहीं है। ठीक है, मकरेल, ये इनके यश प्राप्ति का मतलब आधार है ये, ठीक है। अब उसके बाद उपन्यास को देखो कैसे याद करोगे।
दादा कामरेड। जो मार्क्सवादी होते हैं ज़्यादातर उनको उनको कामरेड बोला जाता है। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में, केरल में, इस तरह में वहाँ कम्युनिस्टों की मतलब कि मार्क्सवाद की ही सरकार है। दादा कामरेड, देखिए दादा कामरेड। फिर दादा कामरेड, हम इसको सीक्वेंस में याद करें मतलब पंक्तिबद्ध, तो आपको याद, एक लाइन बना लीजिए, एक पंक्ति बना लीजिए। दादा कामरेड देशद्रोही हैं, दिव्या को कह रहे हैं। दादा कामरेड देशद्रोही हैं, दिव्या को कह रहा है। फिर पार्टी कामरेड मनुष्य के रूप, जो पार्टी कामरेड है मनुष्य के रूप, अमिता को कह रहा है। झूठा सच, ये इनकी 1959 में 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है, जिसका मैं आपको पुस्तक दिखाता हूँ। ये उपन्यास, ये इसके 2 भाग हैं और ये देश के विभाजन पर से, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस पर संबंधित पुस्तक है यशपाल। इसके 2 भाग हैं, जैसे प्रथम भाग वतन और देश, इस तरह आपको याद रहेगा कम से कम एक उपन्यास तो। और कामरेड आए, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड, ये याद कर सकते हो। आपकी क्लास में किसी दिव्या का नाम हो तो दिव्या, अमिता हो तो इस तरह ये याद कर सकते हो। ठीक है, आपको 2-4 आप उपन्यास याद कर लो। फिर क्या है, इनकी एक व्यंग्य रचना है, व्यंग्य रचना, ये देखिए व्यंग्य चक्कर कलम। व्यंग्य रचना मतलब जब, जैसे इस कहानी में सामंत वर्ग पर व्यंग्य किया गया है, इसी प्रकार ये व्यंग्य रचनाएं क्या होती हैं कि हम जैसे समाज में कुछ, जैसे समाज राजनीतिक आर्थिक तौर पे कुछ गड़बड़ियाँ हों, तो उन गड़बड़ियों को हम क्या करते हैं, जो समस्याओं को हम व्यंग्य के थ्रू, व्यंग्य के माध्यम से हम समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं समस्याओं को जैसे चक्कर कलब, इस तरह एक व्यंग्य लेख है। संस्मरण, सिंह अवलोकन, मतलब सिंह संस्मरण क्या होता है, जो हम किसी से जब हमारी भेंट होती है, हमारे करीबी होते हैं या हमारे मित्र होते हैं जिनसे हम कभी मिले हैं, उनके बारे में हम जब लिखते हैं तो सिंह अवलोकन इनका संस्मरण है। ठीक है बच्चों, जैसे आप निबंध भी कर सकते हो, इनके 1-2 निबंध इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने निबंध लिखे हैं मार्क्सवाद, वही देखो आपको इसके मार्क्सवादी चिंतन था, एक निबंध तो आपका ऐसे याद हो जाएगा, मार्क्सवाद, याद ही करने की जरूरत नहीं, इनकी विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी, तो इस कारण इसको मार्क्सवाद इनका है। एक गांधीवाद की शव यात्रा या शव परीक्षा, ठीक है, एक याद कर लो मार्क्सवाद, उसकी विचारधारा भी मार्क्सवाद थी, इस तरह। अब देखिए, अब हम आपको अगला जो बिंदु है वो बिंदु रहेगा इनकी भाषा। जब भी हम बच्चों लेखक का परिचय करते हैं या हम किसी कहानी का परिचय देते हैं, कविता का परिचय देते हैं, तो ये बिंदु रहते हैं। उसमें एक भाषा, किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादातर एक ही रहता है, सरल, सुसरल, स्पष्ट, बोधगम्य भाषा का प्रयोग हुआ है। कुछ एक लेखक ही होते हैं जो कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे अज्ञा जी हैं जिनकी भाषा थोड़ी कठिन मानते हैं। इसी प्रकार आप देखिए इनकी भाषा, जो यशपाल जी हैं उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जेल में थे, काफ़ी समय तक जेल रहे ये क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण, तो इन्होंने वहाँ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और ये भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम मानते थे। इसलिए इन्होंने इसमें जो ये भाषा है इसमें वर्णनात्मक मतलब कि वर्णन दिया, पूरा इनकी जो कहानी है इसमें वर्णन दिया है और एक संदेश देने को समाज को प्रयास किया है। ठीक है, अतः आज आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप इसको ध्यान से पाठ को पढ़िए। अगर इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं इसका समस्या का हल करने की प्रयास करूँगा।